बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मोहतरम कारीन, सलाम मसनून। नया नावल टॉवर सेक्शन आपके सामने पेश खिदमत है। ये नावल ब्लैक थंडर के सिलसिले की एक कहानी है। इसमें ब्लैक थंडर तंजीम के एक सेक्शन से इमरान और पाकिशिया सीक्रेट सर्विस का टकराव हुआ और जिसमें ब्लैक थंडर का एक सुपर एजेंट बीकॉब इस बार इमरान के मुकाबले आया। बीकॉब ब्लैक थंडर के इन तमाम सुपर एजेंट से जो इमरान से टकरा चुके हैं कतई मुख्तलिफ साबित हुआ है। ये एक ऐसा किरदार है जो इमरान को अपने मुकाबले आखिर तक तिफले मकतब की हैसियत देता रहा, लेकिन उसे दरअसल इमरान की जहानत और उसकी कारकर्दगी के अंदाज का सही तौर पर इल्म नहीं था। वो यही समझता रहा कि इमरान दूसरे आम एजेंटों की तरह लेबॉर्ट्री पर बाकायदा हमला करेगा, लेकिन उसे इमरान की सही जहानत और कारकर्दगी का सही इदराक इस वक्त हुआ जब वो इमरान की तरफ से हमले का इंतजार ही करता रह गया, जबकि इस दौरान इमरान मिशन भी मुकम्मल कर चुका था। इस वक्त उसे एहसास हुआ कि उसके मुकाबले इमरान तिफले मकतब नहीं बल्कि वो खुद इमरान के मुकाबले तिफले मकतब साबित हो चुका है। फिर उसका रद्द-ए-अमल क्या हुआ और टॉवर सेक्शन ने क्या रद्द-ए-अमल जाहिर किया, इसके साथ साथ इंतहाई दिलचस्प सिचुएशन इस वक्त सामने आई जब मिशन की तकमील के बावजूद इमरान के साथियों ने हकीकतन इमरान से बगावत कर दी और मामलात वाकई संजीदा हो गए। मुझे यकीन है कि ये नावल अपने मुनफरिद अंदाज की वजह से आपको यकीनन पसंद आएगा। तो पेश खिदमत है टॉवर सेक्शन। सीरीज और इंतहाई शानदार अंदाज में सजे हुए ऑफिस में महागनी की जहाजी साइज की दफ्तरी मेज के पीछे एक खसूसी तौर पर बनाई गई भारी ठोस और इंतहाई मजबूत रिवॉल्विंग चेयर पर कासिम बैठा हुआ था। उसके सामने मेज पर एक रसाला खुला हुआ था जिसकी हर सफ़े पर सेहतमंद औरतों की मुख्तलिफ पोजों में रंगीन तस्वीर मौजूद थी। हे ये हुई ना बात, ये हुई ना फुल फ्लूटियाँ। साले एक चुपकिली बेगम है, हड्डियाँ ही हड्डियाँ हैं, सिंग सलाई। कासिम ने एक तस्वीर देखते ही बड़बड़ाते हुए कहा कि साथ पड़े हुए फोन की इंतहाई मुतन्नम घंटी बाज उठी। हेलो, कौन बोल रहा है? कासिम ने फेफड़ों का पूरा जोर लगाते हुए कहा। अरे अरे, इतना क्यों ऊंचा बोल रही हो? क्या बहरे हो गई हो? दूसरी तरफ से इमरान की हैरत भरी आवाज सुनाई दी। क्या क्या कह रहे हो? तुम्हारी ये जुर्रत मुरत साले कि तुम मुझे बहरा कह रहे हो? साले फोन की वजह से चौड़े हो रहे हो। मेरे सामने होते तो तुम्हारी गर्दन ही। कासिम ने बहरे को बहरा समझते हुए इंतहाई वसीले बल्कि पहाड़ खाने वाले लहजे में कहा। अरे अरे, पहले तो तुम आसिम इंडस्ट्रीज के मालिक थे, अब क्या हुआ? क्या दर्जी बन गए हो? दूसरी तरफ से इमरान ने अफसोस भरे लहजे में कहा। क्या क्या कह रहे हो? मैं क्यों होने लगा दर्जी मर्जी? मैं तो अभी आसिम इंडस्ट्रीज का मालिक हूँ। ये साले तुम्हारे दिमाग में गड़बड़ी तो नहीं हो गई? कासिम ने हैरत भरे लहजे में कहा। तुम होती तो कह रहे हो कि तुम मेरी गर्दन का नाप ले लेते और गर्दन का नाप तो दर्जी ही लेते हैं। इमरान ने जवाब दिया। ही तुम साले काला जात, तुम मसरी अच्छे कर लेते हो। बहरहाल बोलो, अब तक कहाँ मर गए थे? साले मुलाकात क्यों नहीं की? कासिम ने हंसते हुए कहा। कैप्टन हमीद ने मना कर दिया था। इमरान ने जवाब दिया। क्या क्या कह रहे हो? ये कैसे हो सकता है? इसका क्या मतलब? कासिम ने हैरान होते हुए कहा। वो आजकल हूँ पेश कर रहा है। इंतहाई तगड़ी फुल फ्लोटियों की पूरी फौज उसके इर्द गिर्द मौजूद रहती है। मैंने उसे कहा कि चलो ज्यादा नहीं तो 10-12 फुल फ्लोटियाँ ही कासिम को भिजवा दो, लेकिन उसने कहा कि 10-12 तो एक तरफ, वो किसी फुल फ्लोटी की तस्वीर भी कासिम को नहीं भिजवाएगा। जिस पर मैंने इसे कहा कि मैं जाकर उसे बता दूंगा। बस ये सुनते ही उसने मुझे धमकियां देनी शुरू कर दी कि अगर मैंने तुमसे मुलाकात की तो वो तुम्हें गोली मार देगा। अब तुम खुद बताओ प्यारे खालाजात कि मैं ये कैसे बर्दाश्त कर सकता हूँ कि तुम्हें छोटी सी गोली लग जाए। चलो किसी तोप का गोला लगता तो और बात थी, इसीलिए मजबूरन मुलाकात नहीं की। दूसरी तरफ से इमरान ने वजाहत करते हुए कहा। साले कप्तान की अब ये जुर्रत मुरत हो गई है कि मेरे खाला जात को धमकी दे, साले की टांगे चीर दूं। अगर कर्नल फरीदी इजाजत दे दें तो, कासिम ने इंतहाई गुस्सीले लहजे में कहा। और दूसरी तरफ से इमरान बेइख्तियार हंस पड़ा। मुझे धमकी नहीं, उसने तुम्हें दी है। इमरान ने कहा। वो साला कंजूस मक्खी चूस, वो भला किसी को क्या दे सकता है? साला फोकट। लेकिन क्या वाकई उसके पास तगड़ी फुल फ्रूटियां हैं या मजाक कर रहे हो तुम? कासिम की जहनी रो बदल चुकी थी। सच कह रहा हूँ, अगर यकीन ना आए तो उनकी तस्वीरें दिखा सकता हूँ। इमरान ने कहा। तस्वीरें? लेकिन फोन पर कैसे दिखाओगे? एक तो साले ये साइंसदान भी इंतहाई निकम्मे हैं। साला तस्वीरों वाला फोन ही याद नहीं कर सके। साले चांद मान पर पहुंच गए, वहां जाकर क्या मिला उन्हें? साले रेत में तो पहाड़ियाँ महाड़ियाँ। कासिम ने हंकार भरते हुए कहा। मैं यहाँ तुम्हारे दफ्तर के करीब से ही फोन कर रहा हूँ और तस्वीरें मेरे पास हैं। इमरान ने जवाब दिया। दफ्तर के करीब से? ओ यानी कि यहीं दारुल हुकूमत में? अरे तो फिर साले वहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ आ जाओ जल्दी, वो तस्वीरें लेकर जल्दी आओ। कासिम ने इंतहाई बेचैन से लहजे में कहा। एक तो तुम्हारे दफ्तर के दरबान बड़े जल्लाद किस्म के हैं, तुम्हारे तक पहुँचने ही नहीं देते। इमरान ने कहा। ओ क्या करूं, ये डैडी और चुपकिली बेगम दोनों ने साजिश वाजिश कर रखी है। साले देव जैसे दरबान और सूखे सड़े केंचुओं जैसे सेक्रेटरी मेरी किस्मत में डाल रखे हैं। जल्दी आओ, मैं सेक्रेटरी को भेज देता हूँ, दरवाजे पर वो तुम्हें ले आएगा। जल्दी आओ, कासिम ने इंतहाई बेचैन लहजे में कहा। इसके साथ उसने रिसीवर क्रडल पर पटक दिया। उसका सेक्रेटरी उसके करीब खामोश खड़ा था। अरे मेरा मुंह क्या खड़े देख रहे हो? जाकर खाला जाद इमरान को लेकर आओ, जल्दी जाओ साले। कासिम ने रिसीवर रखते हुए सेक्रेटरी को डांटते हुए कहा। जी अच्छा, सेक्रेटरी ने कहा और तेजी से बैरूनी दरवाजे की तरफ मुड़ गया।
ये साली बेजान तस्वीरें अब आ रही हैं। साली जिंदा तस्वीरें, जिंदा खेल तमाशा। कासिम ने मुंह बनाते हुए मेज पर मौजूद रसाले को बंद करके उसे दराज में फेंकते हुए कहा, और इसके साथ ही उसकी नजरें बैरूनी दरवाजे पर इस तरह जम गईं कि जैसे अगर उसने एक लम्हे के लिए भी नजरें हटाई तो ना जाने क्या हुआ, इमरान गायब हो जाएगा। उसके चेहरे पर शदीद बेचैनी और इज़्तिराब के तासुरात नुमाया थे। दरवाजे पर दस्तक की आवाज़ सुनते ही आराम कुर्सी पर नीम दराज एक खूबसूरत लड़की ने चौंक कर दरवाजे की तरफ देखा। यस कम इन, लड़की ने तहकुमाना लहजे में कहा तो दूसरे लम्हे दरवाज़ा खोला और एक नौजवान अंदर दाखिल हुआ। उसके जिस्म पर सूट था और चेहरे से वो हासा हुबरू और खलंडरा सा दिखाई दे रहा था। ओ थॉमसन, तुम आओ। लड़की ने हाथ में पकड़ा हुआ रसाला उलटकर एक तरफ मौजूद तपाई पर रखते हुए मुस्कुराकर कहा और सीधी होकर बैठ गई। यहाँ एशिया में आकर तुम पहले से कहीं ज्यादा ही खूबसूरत नजर आने लग गई हो, नौजवान ने मुस्कुराते हुए कहा और सामने रखी हुई कुर्सी पर बैठ गया। ये इलाका ही ऐसा है, बस सूरत को भी खूबसूरत बना देता है। तुम भी इस वक्त हॉलीवुड के टॉप हीरो लग रहे हो, लड़की ने हंसते हुए कहा तो थॉमसन बेइख्तियार हंस पड़ा। हॉलीवुड वाले तो अब भी मेरे पीछे भागते रहते हैं, लेकिन ये तुम्हारा बास, इसके चुंगल से निकलना नामुमकिन है, इसीलिए मजबूरी है, नौजवान ने हंसते हुए कहा तो लड़की बेइख्तियार कह कहा मारकर हंस पड़ी। इसीलिए तो बॉस ने अपना नाम ऑक्टोपस रखा हुआ है, और वो भी ब्लैक ऑक्टोपस। बहरहाल मैं यहाँ अकेली बोर हो रही थी, इसीलिए तुम्हारे आने पर मुझे दिल्ली मुसरत हो रही है। आप कम से कम वक्त अच्छा गुजरेगा, लड़की ने हंसते हुए कहा। बॉस बता रहा था कि तुमने मिशन के सिलसिले में ज़मीन तैयार कर ली है और अब सिर्फ फसल काटनी बाकी है। क्या वाकई ऐसा है या तुमने हस्बे साबिक बॉस को चक्कर चला दिया है? थॉमसन ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझ में भला इतनी जुर्रत कहाँ कि मैं बॉस को चक्कर दे सकूँ। मैंने उसे दुरुस्त रिपोर्ट दी है, मिशन तकरीबन मुकम्मल हो चुका है, इस पर अब फाइनल टच रहता है, और मुझे मालूम है कि इस काम के लिए बॉस सवाए तुम्हारे और किसी और पर एतमाद नहीं करता। इसीलिए मुझे यकीन है कि जैसे हुई उसे रिपोर्ट मिलेगी वो तुम्हें भिजवा देगा, लड़की ने कहा। इसके साथ उसने एक तरफ रखे हुए फ़ोन का रिसीवर उठाया और एक नंबर प्रेस कर दिया। एक बोतल शहरी और एक ब्लैक हॉर्स की भिजवा दे, लड़की ने कहा और फिर रिसीवर रख दिया। लेकिन मिशन है क्या? मुझे तो इसने कुछ नहीं बताया, सिर्फ इतना बताया है कि तफसीलात डेसी बताएगी, थॉमसन ने कहा। ऑर्डर सर्व हो जाए फिर इत्मीनान से बातें होंगी, लड़की ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। थोड़ी देर बाद दरवाजे पर एक बार फिर दस्तक की आवाज़ सुनाई दी। यस कम इन, लड़की ने कहा तो दरवाज़ा खुला और एक वेटर ट्रॉली धकेलता हुआ अंदर आ गया। उसने इनकी मेज़ के करीब ट्रॉली रोकी और इसमें से 2 बोतलें जाम और दूसरा सामान उठाकर मेज़ पर रखा, और फिर ट्रॉली धकेलता हुआ खामोशी से बाहर चला गया। तुम्हें तो मालूम है कि मैं नेट पीता हूँ, थॉमसन ने मुस्कुराते हुए कहा, और हाथ बढ़ाकर उसने ब्लैक हॉर्स की बोतल उठा ली। मुझे तो एक पैक बना दो, लड़की ने इतलाते हुए कहा। सॉरी अपनी मदद आप, थॉमसन ने साफ जवाब देते हुए कहा, और बोतल का ढक्कन हटाकर उसने बोतल मुंह से लगा ली। बस यही तुम्हारी आदतें मुझे बुरी लगती हैं, डेसी ने मुस्कुराते हुए कहा, और उसने अपने लिए होती पैक तैयार करना शुरू कर दिया। कुछ ना कुछ तो बुरा लगना ही चाहिए ताकि मामलात लेवल पर रहें, थॉमसन ने मुस्कुराते हुए कहा तो डेसी बेइख्तियार खिलखिलाकर हंस पड़ी। उसने पैक बनाकर इसका घूंट लिया। अब मैं तुम्हें तफसील बताती हूँ। बॉस ने मुझे यहाँ 2 हफ्ते पहले भेजा था। यहाँ एक साइंसदान है जिसका नाम डॉक्टर मार्क है। डॉक्टर मार्क कार्मन का रहने वाला है, लेकिन 2 साल हुए वो वहाँ से अचानक गायब हो गया। कार्मन हुकूमत और इसके एजेंटों ने इसे पूरी दुनिया में तलाश किया, लेकिन उसका कहीं पता ना चल सका। डॉक्टर मार्क कार्मन की नेशनल लेबॉर्ट्री में किंधा यहाँ मिसाइल पर काम कर रहा था। इस मिसाइल को हिट ट्विकल मिसाइल कहा जाता था, क्योंकि ये पलक झपकने से भी कम अरसे में फिजा में मौजूद किसी भी ताकतवर मिसाइल का खात्मा कर सकता था। दूसरे लफ्जों में उसे एंटी मिसाइल कहा जा सकता है, जो कि इसका बुनियादी फार्मूला डॉक्टर मार्क की ही इजाद था। इसलिए वो इसी पर ही काम कर रहा था, और हुकूमत कार्मन ने फैसला किया था कि मिसाइल तैयार हो जाने पर इसका नाम मार्क मिसाइल रख दिया जाएगा। डॉक्टर मार्क इस मिसाइल पर तजर्बात में मसरूफ था कि एक रोज़ अचानक वो गायब हो गया। इसके साथ ही पड़ताल करने पर मालूम हुआ कि मिसाइल का बुनियादी फार्मूला भी गायब है। बहरहाल उसे बेहद तलाश किया गया, लेकिन उसका कहीं भी अता पता ना चल सका। फिर आज से कुछ अर्सा पहले हुकूमत को इत्तला मिली कि डॉक्टर मार्क शुगरान की किसी खुफिया लेबॉर्ट्री में काम कर रहा है। कार्मन एजेंटों ने इस इत्तला की तस्दीक की तो हुकूमत ने उसे वापस लाने की मंसूबाबंदी की, लेकिन जब एजेंटों ने उसके गिर्द घेरा तंग किया तो वो जिस तरह अचानक कार्मन से गायब हुआ था वैसे ही शुगरान से भी गायब हो गया। फिर मालूम हुआ कि शुगरानी एजेंट भी उसे तलाश कर रहे हैं, लेकिन उसका एक बार फिर कहीं पता ना चल सका। अब उससे 2 हफ्ता पहले इत्तला मिली कि उसे काफिरिस्तान में देखा गया है। कार्मन हुकूमत ने इस इत्तला की तस्दीक कराई तो मालूम हो गया कि डॉक्टर मार्क यहाँ के किसी ग्रुप के साथ मिलकर किसी खुफिया और प्राइवेट लेबॉर्ट्री में मिसाइल पर काम कर रहा है। बावजूद कोशिश के ना ही इस ग्रुप का पता चल सका और ना ही डॉक्टर मार्क और इसकी खुफिया लेबॉर्ट्री का हुकूमत काफिरिस्तान को टटोला गया तो मालूम हुआ कि वो सिरे से ही इस सारे प्लान से बेखबर है। चुनाचे हुकूमत कार्मन ने ये मिशन बास को सौंप दिया। बास को मालूम है कि मैं कार्मन की इस लेबॉर्ट्री में लेबॉर्ट्री इंचार्ज के सेक्रेटरी के तौर पर काम करती रही हूँ, जिसमें डॉक्टर मार्क काम करता रहा है, और सबको मालूम है कि वहाँ रहते हुए मेरे डॉक्टर मार्क से इंतहाई गहरे ताल्लुकात रहे हैं। इसलिए जो कुछ मैं डॉक्टर मार्क के बारे में जानती हूँ शायद कोई दूसरा भी नहीं जानता। चुनाचे उसने मुझे यहाँ भिजवा दिया कि मैं डॉक्टर मार्क को तलाश करूँ। मुझे चूँकि उसकी आदतों और फितरत का बखूबी इल्म है, इसलिए मैंने यहाँ आकर उसकी तलाश शुरू कर दी। मुझे मालूम है कि अगर उसने मुझे देख लिया तो वो किसी तरह भी अपने आप को मुझसे मिलने से ना रोक सकेगा। मैं इसकी तमाम कमजोरियों से वाकिफ हूँ, और मुझे ये भी मालूम है कि वो मास्क मेकअप करके बड़े बड़े होटलों और क्लबों में जाता रहता है। वो इनके बगैर रह ही नहीं सकता। चुनाचे मैंने यहाँ आकर बड़े होटलों और क्लबों में बाकायदगी से आना जाना शुरू कर दिया। 1 हफ्ता पहले आखिरकार मेरी कोशिश रंग ले आई।
डॉक्टर मार्क का फ़ोन आ गया, वो मुझसे मिलना चाहता था। मैं तैयार हो गई तो उसने मुझे यहाँ के नेशनल गार्डन की पार्किंग का पता बता दिया। मैं वहाँ पहुंची तो अचानक एक कार मेरे करीब आकर रुकी। डॉक्टर मार्क अपनी सीट पर मौजूद था। उसने मुझे इशारा किया और दरवाज़ा खोल दिया। मैं उसके साथ कार में बैठ गई। ड्राइवर कोई मुकामी आदमी था। कार के शीशे ऐसे थे कि अंदर से बाहर कुछ नजर न आता था। शायद डबल शीशे लगाए गए थे। बहरहाल मुझे भी जल्दी नहीं थी, इसलिए मैं भी इत्मीनान से बैठी रही। मुझे किसी अलग थलग और वीरान इमारत में ले जाया गया। मैं वहाँ एक रोज़ तक रही। डॉक्टर मार्क ने मुझे बताया कि वह हुकूमत कारमन और हुकूमत काफिरिस्तान के एक मुश्तरका प्रोजेक्ट पर खुफिया तौर पर काम कर रहा है और दोनों हुकूमतें इसके प्रोजेक्ट को, जो कि सुपर पावर से इंतहाई खुफिया रखना चाहती हैं, इसलिए वो सामने नहीं आ सकता। मैंने इस बात में कोई दिलचस्पी जाहिर ना की, बल्कि सिर्फ उसकी ज़ात में दिलचस्पी लेती रही। मैंने उसे बताया कि मैं कारमन से मुस्तकिल तौर पर एक्री में शिफ्ट हो गई हूँ और वहाँ की एक बिजनेस फर्म से मुतल्लिक हूँ और इसी फर्म की तरफ से यहाँ आई हूँ ताकि यहाँ के मुतल्लिका अफराद को अपने हुस्न के जाल में जकड़कर फर्म को बिजनेस दिला सकूँ, जिस पर वो और ज़्यादा मुतमईन हो गया। दूसरे रोज़ उसने कोई अहम काम करना था, चुनांचे मैं वापस आ गई। फिर 2 रोज़ बाद वो मुझे किसी और जगह ले गया। फिर मैंने वहाँ 2 रोज़ गुजारे, लेकिन इस बार मैं पूरी तरह तैयार होकर गई थी। चुनांचे मैंने उसे शराब में खास दवा मिलाकर पिला दी। इस दवा के असर से इसका शऊर सो गया और मैंने उसे सारी मालूमात हासिल कर ली और उसे भी मालूम ना हो सका। उसने मुझे बताया कि उसका प्रोजेक्ट मुकम्मल होने के करीब है और यहाँ का एक बहुत बड़ा गैर मुल्की बिजनेस ग्रुप, जिसे ब्राउन ग्रुप कहा जाता है, वो इस प्रोजेक्ट पर सरमाया लगा रहा है और प्रोजेक्ट मुकम्मल होते ही वो ग्रुप इसे किसी सुपर पावर के पास फरोख्त कर देगा। इस तरह मार्क के पास इंतहाई कसीर सरमाया आ जाएगा। उसने बताया कि उसकी खुफिया लेबॉर्ट्री दारुल हुकूमत की एक कॉलोनी, जिसे ग्रीन हिल कॉलोनी कहा जाता है, कि एक बड़ी रहाइश का कोठी के नीचे तहानों में है और वो वहाँ काम करता है। लेकिन इस कोठी और इस लेबॉर्ट्री की इंतहाई जदीद तरीन आलात के साथ हिफाजत की जाती है। ये मालूमात मिलने के बावजूद मैं उससे मिलती रही। अलबत्ता मैंने बास को रिपोर्ट दे दी। चुनांचे बास ने तुम्हें भेज दिया है, अब तुम जानो और डॉक्टर मार्क जाने। डेसी ने तफसील बताते हुए कहा, मुझे बास से मालूम करना पड़ेगा कि बास क्या डॉक्टर मार्क को ही अगवा कराना चाहता है या उसकी दिलचस्पी सिर्फ फार्मूले की हद तक है। थॉमसन ने कहा और जेब से एक छोटा सा लेकिन मखसूस साख्त का ट्रांसमीटर निकाला और इसका बटन प्रेस कर दिया। हेलो हेलो थॉमसन कॉलिंग ओवर। थॉमसन ने कॉल देते हुए कहा, यस ब्लैक ऑक्टोपस अटेंडिंग यू ओवर। चंद लम्हों बाद दूसरी तरफ से एक भारी मगर इंतहाई क्रख्सी आवाज़ सुनाई दी। बास मैं काफिरिस्तान पहुंच गया हूँ। डेसी से तफसीली गुफ्तगू हो गई है। डेसी ने वाकई मिशन की बुनियाद बना दी है। अब सिर्फ अमली काम रहता है। लेकिन मैंने आपसे पूछना है कि डॉक्टर मार्क को भी साथ अगवा करना है या आपको सिर्फ इस प्रोजेक्ट के फार्मूले से दिलचस्पी है? ओवर। थॉमसन ने कहा, तुमने पहले तो ये चेक करना है कि क्या प्रोजेक्ट मुकम्मल हो चुका है। अगर मुकम्मल हो चुका है तो फिर डॉक्टर मार्क की ज़रूरत नहीं है। वो इंतहाई लालची और गलत आदमी है। उसने फिर फरार हो जाना है और इसके साथ साथ शुगरानी एजेंट भी उसके पीछे हैं, जबकि जिस ग्रुप के साथ मिलकर वो काम कर रहा है और जिसने इस प्रोजेक्ट पर कसीर सरमाया लगाया है, उसने भी जाहिर है इसका आसानी से पीछा नहीं छोड़ना। लेकिन अगर प्रोजेक्ट डॉक्टर मार्क के बगैर भी मुकम्मल नहीं हो सकता तो फिर इसका अगवा ज़रूरी है। ओवर। बास ने जवाब दिया, ठीक है बास, मैं मालूम कर लूँगा। ओवर। थॉमसन ने कहा, तुम अपने ग्रुप को साथ ले गए हो या नहीं? ओवर। बास ने कहा, फिलहाल तो मैं अकेला ही यहाँ पहुँचा हूँ। अगर तो मसला सिर्फ फार्मूले का हुआ तो ये काम मैं अकेला ज़्यादा आसानी से कर लूँगा। अगर डॉक्टर मार्क को अगवा करना पड़ा तो फिर मैं ग्रुप को कॉल कर लूँगा। बहरहाल ये मेरा काम है, मिशन मुकम्मल हो जाएगा। ओवर। थॉमसन ने इंतहाई एतमाद भरे लहजे में कहा, ओके ओवर एंड ऑल। दूसरी तरफ से कहा गया और इसके साथ ही राब्ता खत्म हो गया। थॉमसन ने ट्रांसमीटर ऑफ करके वापस जेब में डाल लिया। अब डॉक्टर मार्क से तुम्हारी मुलाकात कब होगी? थॉमसन ने डेसी से मुखातिब होकर कहा, कुछ कहा नहीं जा सकता। अचानक ही उसका फ़ोन आ जाता है और फिर वो होती कोई जगह बता देता है। क्यों? डेसी ने चौंक कर पूछा। मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारा ताकुब करूँ और फिर डॉक्टर मार्क से ये उगलवाऊँ कि प्रोजेक्ट किस सतह पर है। थॉमसन ने कहा, ये बात तो मैंने मालूम की थी। इसने बताया था कि प्रोजेक्ट मुकम्मल होने के करीब है, बस थोड़ा सा काम बाकी रहता है। डेसी ने जवाब दिया, मैंने साइंसी तौर पर मालूम करना है। अगर वाकई प्रोजेक्ट मुकम्मल होने वाला है तो फिर मेरे लिए काम इंतहाई आसान हो जाएगा। डॉक्टर मार्क को गोली मारकर हलाक कर दूंगा, फिर फार्मूला लेकर खामोशी से कारमन पहुंच जाऊंगा। वरना डॉक्टर मार्क को अगवा करके साथ ले जाने के लिए बहुत काम करना पड़ेगा। थॉमसन ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता। जब डॉक्टर मार्क मेरे साथ हो तो तुम उसकी लेबॉर्ट्री में दाखिल होकर वहाँ से फार्मूला हासिल करो, इसे चेक करो और फिर जो फैसला करना चाहो कर लो। डेसी ने कहा, ओ नहीं, डॉक्टर मार्क जैसे साइंसदान बेहद चालाक और शातिर फितरत के लोग होते हैं, इसीलिए हो सकता है कि उसने फार्मूला इस लेबॉर्ट्री से हटकर किसी और जगह महफूज किया हुआ हो, इसलिए डॉक्टर मार्क से मिलना बेहद ज़रूरी है। थॉमसन ने कहा तो डेसी ने इस बात में सर हिला दिया। इमरान जैसे ही आसिम प्लाजा की 10 मंजिला इमारत के मेन गेट पर टैक्सी से उतरा, वहाँ मौजूद एक दुबले पतले अधेड़ उम्र आदमी ने उसे गौर से देखना शुरू कर दिया। उसके देखने का अंदाज ऐसा था जैसे कसाई बकरे को खरीदने से पहले नजरों ही नजरों में तोलता है। इमरान ने जब उसकी ये हालत देखी तो वो बजाय अंदर जाने की उसकी तरफ ही मुड़ गया। आदाब अर्ज है किबला हजूर। इमरान ने उसके करीब जाकर सीने पर हाथ रखते हुए इंतहाई मोतबाना लहजे में कहा, आप आदाब अर्ज, आप खाला जात तो नहीं है? मुझे लगता है आपकी आवाज़ मैंने पहले कहीं सुन रखी है। इस आदमी ने गड़बड़ाते हुए लहजे में जवाब देते हुए कहा, जी नहीं, मैं खाला जात नहीं हूँ, बल्कि मेरा नाम हमजाद है। इमरान ने बड़े बाइतमाद लहजे में कहा, वैसे वो समझ गया था कि ये आदमी कासिम की तरफ से उसके इस्तकबाल के लिए भेजा गया है। हमजाद? ये कैसा नाम है? किसका हमजाद? इस आदमी ने हैरान होते हुए कहा।
आसिम इंडस्ट्रीज के मैनेजिंग डायरेक्टर कासिम द ग्रेट का इमरान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया तो वो आदमी बेइख्तियार उछल पड़ा। तो आप हैं जिनसे मिलने के लिए कासिम साहब इंतहाई बेचैन हो रहे हैं, लेकिन उन्होंने आपका नाम खाला जात बताया था। मैं उनका सेक्रेटरी हूँ, मेरा नाम नजाबत है, लेकिन कासिम साहब मुझे नज्जू कहते हैं, इस आदमी ने जवाब दिया तो इमरान बेइख्तियार मुस्कुरा दिया। वो समझ गया था कि ये सूखा सड़ा सा आदमी कासिम का बतौर सेक्रेटरी उसकी बेगम ने रखवाया होगा, वरना कासिम जैसा आदमी तो इसे एक लम्हे के लिए भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। ये तो उनकी मेहरबानी है कि वो आपको नज्जू कहते हैं, वरना अगर वो बज्जू कहना शुरू कर दें तो आप उनका क्या बिगाड़ सकते हैं, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। बज्जू वो क्या होता है, नजाबत ने हैरान होकर कहा। एक गोश्तखोर गैर अशरफुल महलूकात को कहते हैं, वैसे आपकी शक्ल भी उससे मिलती है। उसका चेहरा भी इसी तरह सुकड़ा हुआ होता है और आंखें भी आपकी तरह टूटी फूटी होती हैं, बड़ा सहीउल सुसल होता है, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। इस तारीफ का शुक्रिया जनाब, आप वाकई कदरशनास है, नजाबत ने रुकू के बल झुकते हुए कहा। उसी लम्हे एक आदमी दौड़ता हुआ अंदर से गेट की तरफ आया। सेक्रेटरी साहब, सेठ साहब तुम पर इंतहाई गुस्से हो रहे हैं, तुम यहाँ खड़े गप्पे हाँक रहे हो, इनको इस वक्त तुम पर इतना गुस्सा है कि वो तुम्हारा खून पी जाएंगे। इस आदमी ने नजाबत से आकर कहा तो नजाबत का चेहरा खौफ से मजीद सुकड़ता गया। ओ मगर ये साहब तो खाला जात नहीं है, हमजाद हैं। मुझे सेठ साहब ने कहा है कि मैं खाला जात का इस्तकबाल करूं, वैसे ये इंतहाई शरीफ आदमी है, तुम्हें मालूम है कि सेठ साहब मुझे नज्जू कहते हैं, जबकि ये साहब फरमा रहे हैं कि मेरा चेहरा बज्जू से मिलता है और बज्जू सहीउल नस्ल होता है और अशरफुल महलूकात को कहते हैं, नजाबत ने बुखलाए हुए लहजे में कहा। लेकिन साथ साथ उसने आने वाले को ये बताना जरूरी समझा कि इमरान इसे बज्जू कहकर उसकी तारीफ कर रहा है। बज्जू, आने वाले ने बेइख्तियार हंसते हुए कहा। अरे तुम हंस रहे हो, पूछ लो हमजाद साहब से। क्यों साहब, आपने मुझे बज्जू कहा है ना, सेक्रेटरी साहब ने इमरान से मुहातिब होकर कहा। अरे बज्जू तो मुर्दार होर जानवर को कहते हैं, वो जानवर जो कब्रों से मुर्दे निकाल कर इनका गोश्त खाता है, और तुम खुश हो रहे हो, इस आदमी ने कहा तो नजाबत बुरी तरह उछल पड़ा। उसके चेहरे पर यकलहत इंतहाई गुस्से के तासुरात उभर आए। लेकिन इन्होंने तो मुझे अशरफुल महलूकात कहा था, और अशरफुल महलूकात जानवर तो नहीं हो सकता, इंसान ही हो सकता है, नजाबत ने कहा। मैंने गैर अशरफुल महलूकात कहा था, आप बराए करम तस्दीक कर लें। वैसे मैं तुम्हारे सेठ को कहूँगा कि तुम्हारे सेक्रेटरी ने मुझे दरवाजे पर रोक लिया था, इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा। अरे मैंने कब रोका है, ओ खुदा के लिए आप ये बात ना करें, आए जनाब आए, सेक्रेटरी ने बुरी तरह बुखलाए हुए लहजे में कहा। तो फिर पहले तस्लीम करें कि मैंने जो कुछ कहा है वो दुरुस्त है, इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा। बिल्कुल दुरुस्त है, 100% दुरुस्त है, आप चलें प्लीज़, वरना सेठ साहब आ गए तो मेरी हड्डी पसली एक कर देंगे। सेक्रेटरी की हालत वाकई देखने वाली हो गई थी, तो इमरान मुस्कुराता हुआ आगे बढ़ गया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, इमरान ने कासिम के वसीओ अरीज़ और इंतहाई शानदार अंदाज में सजे हुए दफ्तर में दाखिल होते हुए कहा। तुम तो कह रहे थे कि तुम नज़दीक से फ़ोन कर रहे हो, फिर काहे इतनी देर लगा दी, साले में इंतजार में सूख कर कांटा बन गया हूँ, मगर तुम्हारा चौखट्टा ही नज़र नहीं आ रहा था। कासिम ने कुर्सी से उठने की कोशिश करते हुए कहा। अरे कहीं खुदा ना खास्ता काफिर तो नहीं हो गए, इमरान ने चौंक कर कहा। क्या कह रहे हो, काफिर? मैं क्यों होने लगा काफिर? ओ ये तुम क्या कह रहे हो? अलम, ये तो काफिरों को साले दोजक में डालते हैं, साले हराम का गोश्त सड़ता रहता है, कासिम ने इंतहाई खौफजदा लहजे में कहा। तो फिर तुमने सलाम का जवाब क्यों नहीं दिया? मुसलमान तो सलाम का जवाब देते हैं, इमरान ने आंखें निकालते हुए कहा। सलाम? ओ हाँ अल्लाह मियाँ माफ़ी दे दो, मुझसे भूल हो गई थी, कासिम ने जल्दी से दोनों हाथों से अपने दोनों कान पकड़ते हुए कहा। अरे माफ़ी बाद में मांगना, पहले सलाम का जवाब तो दे दो, इमरान ने हंसते हुए कहा। साले खाला जात, तुम वाकई दोजख में डलवाना चाहते हो, ये कैसे हो सकता है कि मैं सलाम का जवाब दूं? मैं तो सलाम का जवाब दे ही नहीं सकता, कासिम ने यकलहत आंखें निकालते हुए कहा। मैंने सलाम का जवाब कहा है, तुमसे हैरात नहीं मांगी समझे, इमरान ने वसीले लहजे में कहा। ओ वालेकुम अस्सलाम, बल्कि 100 साल पहले और 100 साल बाद के सब सलामों को वालेकुम सलाम, कासिम ने इत्मीनान भरे लहजे में कहा। तो इमरान बेइख्तियार हंस पड़ा। आहर सेठ होना थोक का ही कारोबार करते हो, बहरहाल अब पहले कुछ पीने को मंगवाओ, फिर मैं तुम्हें असल फुल फ्रूटियों की तस्वीरें दिखाऊंगा, तगड़ी फुल फ्रूटियों की, इमरान ने कहा। लानत भेजो पीने पर, डैडी कहते हैं जो पीता है इस पर अल्लाह और उसके फरिश्ते लानत भेजते हैं और उसे दोजख में डालकर आग के कोड़े मारते हैं, कासिम ने मुंह बनाते हुए कहा। और इमरान एक बार फिर हंस पड़ा। जाहिर है वो समझता था कि कासिम पीने से शराब मतलब ले रहा है। अच्छा फिर आओ, इमरान ने कहा। अरे कहाँ जा रहे हो? वो फुल फ्रूटियाँ, वो जिंदा खेल तमाशा, वो तगड़ी फुल फ्रूटियाँ, कासिम ने बौखलाए हुए लहजे में कहा। अब तुम किसी अलहदा कमरे में तो जाते ही नहीं, यहीं खड़े हो गए हो। अब इस दफ्तर में तुम्हें जिंदा और तगड़ी फुल फ्रूटियों की तस्वीरें दिखाकर मैंने सर आसिम से कोड़े तो नहीं खाने, इमरान ने कहा। अरे ओ अच्छा इधर आ जाओ, इधर आराम कमरे में, इधर, कासिम ने इमरान का बाजू पकड़कर उसे दफ्तर के साथ बने हुए कमरे की तरफ खींचते हुए कहा। अरे मेरा बाजू तो छोड़ो, कहीं ऐसा ना हो कि पुलिस तुम्हें अगवा के मुकदमे में पकड़ ले, इमरान ने अपना बाजू छुड़ाते हुए कहा। तो कासिम ही करके हंसने लगा। साले मुझे उल्लू मुल्लू बनाते हो, अगवा का मुकदमा कैसे हो सकता है? तुम साले मर्द जात हो, फुल फ्लूटी तो नहीं हो, कासिम ने कहा। और इमरान बेइख्तियार हंस पड़ा।
थोड़ी देर बाद वो सिटिंग रूम के अंदाज में सजे हुए खूबसूरत कमरे में पहुंच गए। ये देखो सबसे सुपर हिट तगड़ी फुल फ्लूटी की तस्वीर। इमरान ने कोट की जेब से एक लिफाफा निकालकर कासिम की तरफ बढ़ाते हुए कहा। कासिम ने बड़े इश्तियाक भरे अंदाज में उसके हाथ से लिफाफा झपटा और उसमें से तस्वीर निकाली। दूसरे लम्हे वो बेइख्तियार उछल पड़ा। अरे अरे, ये साली तो डेसी मेसी है, होटल ग्रांड वाली। लेकिन तुम तो कह रहे थे कि तुम इन फ्लूटियों की तस्वीरें ला रही हो जब कैप्टन हमीद के पास हैं। लेकिन ये साली तो बहुत नक चढ़ी है, सीधे मुंह बात ही नहीं करती। एक बार मैंने इससे बात की तो साली ने मुझे यूं जवाब दिया जैसे मैं साला बहरा वहरा हूँ। बस फिर क्या। मैंने ऐसा थप्पड़ लगाया कि साले का चौकट्ठा 1 महीने तक सूजा पड़ा रहा होगा। कासिम ने मुंह बनाते हुए कहा तो इमरान बेइख्तियार मुस्कुरा दिया। इसका नाम डेसी है और ये होटल ग्रांड में रह रही है, यही कह रहे हो ना? वैसे तगड़ी तो है ना? इमरान ने कहा। तगड़ी एकदम फर्स्ट क्लास, लेकिन साली है नकचड़ी। कासिम ने कहा तो मालूम करो कि वहाँ मौजूद है तो मैं इसे तुम्हारे कदमों में ना झुका दूं तो मेरा नाम इमरान नहीं बल्कि कासिम रख देना। इमरान ने कहा देख लो, ऐसा ना हो कि साली डैडी के पास पहुंच जाए, फिर मुझे ही हल्दी चूना थूप कर हाय हाय करनी पड़े। कासिम ने कुछ रजामंद होते हुए कहा। तुम फिक्र ही ना करो, तुम्हें मालूम तो है कि मैं जो कुछ कहता हूँ वैसे ही करता हूँ। इमरान ने कहा। लेकिन तुम मुझे क्यों कह रही हो? तुम खुद भी तो पूछ सकते हो, साले कोई सर्कल वर्कल तो नहीं है? कासिम ने यकलहा चौंकते हुए कहा। वो जाहिर है चक्कर को सर्कल कह रहा था, इसलिए कि तुम्हारा रोबो दबदबा ही ऐसा है कि होटल ग्रांड के मालिक भी हाथ बांधकर तुम्हारे सामने खड़ा होने में फख्र महसूस करेंगे, जबकि मुझे उन्होंने डाल देना है क्योंकि होटल का कानून है कि वो अपने ग्राहकों के बारे में तफसीलात आम आदमी को मुहैया नहीं करते, जबकि तुम आम आदमी नहीं हो, हास हो। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। तो कासिम का चेहरा फरते मुसरत से फड़कने लग गया। मुझे इनकार तो करके देखिए, खड़े खड़े टांगे ना चीर दूंगा। मैं चाहूँ तो अब भी ग्रांड होटल खरीद कर साले फकीरों में बांट दो। कासिम ने इंतहाई फाहराना लहजे में कहा। अभी पता चल जाएगा कि तुम्हारा कितना रोब है। इमरान ने इसे और ज्यादा चढ़ाते हुए कहा। तो कासिम ने सोफे के साथ रखी हुई तपाई पर मौजूद फोन का रिसीवर उठाकर उसके 2 बटन दबा दिए। जी सेठ साहब। दूसरी तरफ से मोदबाना आवाज सुनाई दी।